बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसे मैंने क्लास में आपसे पहली क्लास में वादा किया था कि मैं एक छोटी समरी वीडियो आपको बना के दूंगा इम्पेयरमेंट के ऊपर। जितना हम चीज़ें कवर करते रहेंगे हर 2-3 क्लासेस के बाद उनकी एक समरी वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा। सर, हमने स्टार्ट किया था जनाब इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। हमने इम्पेयरमेंट स्टार्ट किया था। सर, ये स्टैंडर्ड है जनाब हमारे पास IAS 36, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसका डिस्कस किया था सर स्कोप, कि IAS 36 में किस किस चीज़ की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो एक एक करके सर मैं पिक करता हूं जनाब। मेरे पास से सबसे पहला एसेट क्लास है इन्वेंट्री का। अच्छा सर, इन्वेंट्री IAS 2 ये कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है जी। इसका मतलब है सर इम्पेयरमेंट अगर एसेट के अंदर होगा, इन्वेंट्री के अंदर इम्पेयर होगा, तो वो IAS 2 ही उसका एक गाइडलाइन दे रहा है कि आप उसको NRV पे ले आए, नीचे ले आए उसके ऊपर। आपको IAS 36 में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसका मतलब है सर इन्वेंट्री पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी, नहीं होता IAS 36 अप्लाई, ठीक है जी। मैं जा रहा हूं सर दूसरे एसेट के ऊपर। सर मेरे पास दूसरा एसेट है जनाब PP, जो कि IAS 16 का एसेट है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं सर ये कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, ठीक है जी। सर PP अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होता है IAS 16 में, तो IAS 16 में इम्पेयरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई है। IAS 16 में सिर्फ एसेट को रिकग्नाइज करना, उसको मेजर करना और उसके प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर चीजें दी हुई हैं, इम्पेयरमेंट नहीं है। तो सर अगर IAS 16 के एसेट यानी PP के एसेट की बात करेंगे तो यस, आप इसके अंदर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कहां जाके करेंगे? सर इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इस एसेट की होगी किस स्टैंडर्ड में? IAS 36 में जाके होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट इफ के सर मेरे पास ये एसेट ये PP सर जो IAS 16 में आ रहा है, सर ये मेरे पास रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, मैं जरा इसका ब्रीफ एग्जांपल दे देता हूं सर। सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है जनाब एक जनरल रूल के तहत, एक जनरल रूल क्या है जनाब, कि अगर कोई एसेट रीवैल्यू होता हो यानी फेयर वैल्यू पे कैरी होता हो, तो सर उसकी फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आएंगी या वो चेंजेस इन फेयर वैल्यू जाएंगी सर OCI में या वो जाएंगी PNL में, ठीक है जी। अगर सर हमारे पास कोई एसेट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है और उसकी फेयर वैल्यू की चेंजेस PNL में जा रही हैं, तो सर उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने का कोई जवाब नहीं बनता। स्टैंडर्ड कहता है इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं सर जिनमें ये रूल होता है सर आप उसमें जो है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते ही नहीं है, ठीक है जी। तो सर उस पर जो है वो इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती है अगर उसका चेंज PNL के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर चेंज OCI में जा रहा है तो फिर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी पड़ेगी कि उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कैसे और कहाँ करनी है, ठीक है जी। याद रखना सर इसके अंदर भी 100% टाइम टेस्टिंग नहीं होती। आपको ये देखना पड़ेगा कि OCI में अगर फेयर वैल्यू का चेंज आ रहा है तो उसकी इम्पेयरमेंट कैसे और कहाँ टेस्ट करनी है, हर एसेट क्लास के लिए स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है जी। कुछ ऐसे भी एसेट्स आप देखोगे जिनका चेंज OCI में जा रहा है और इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। IFRS 9 में आप जाके देखोगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस ये प्रिंसिपल याद रखना, any asset that is carried at fair value, changes reported in PNL will not be tested for impairment anyhow, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, PP जो IAS 16 में आ रहा है सर, इसमें जो फेयर वैल्यू का चेंज आता है वो OCI में जाता है, तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग IAS 36 में होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा सर, मैं D पे जाता हूँ तो मुझे नजर आता है सर इंटेंजिबल्स सर जिस तरह IAS 16 का एसेट है, अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है तो याद रखिएगा कि सर इसके लिए भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी है किसमें? IAS 38 में। सर देखिए याद रखिएगा इंटेंजिबल एसेट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 36 में। IAS इंटेंजिबल एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी उसी तरह है जिस तरह आपकी जो है वो PP की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखें तो सर उसमें अमोर्टाइजेशन के मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है, क्लासिफिकेशन वगैरह, अकाउंटिंग लगभग सेम। तो सर दोनों की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग IAS 36 में होती है, ठीक है जी। E सर अगर मेरे पास इंटेंजिबल्स फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो, दैट इज IAS 38, तो सर इसके भी फेयर वैल्यू का चेंज OCI में जाता है एंड यस
इसकी भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग IAS 36 में ही होगी। यस, इसकी भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग IAS 36 में होगी। ठीक है जी। अब आए ज़रा सर, मैं एक एक करके जा रहा हूँ जनाब। ई के बाद मेरे पास है F। ठीक है जी, बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है जी, और मैं साथ ही एक चीज़ और लिख देता हूँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। देखिए सर, ये एक मेरे पास दरख्त है। ठीक है जी, इस दरख्त पे ये एक आम टंगा हुआ है। अज्यूम करें आम है, आप मतलब ड्राइंग पे ना जाएं। ठीक है जी, एक आम टंगा हुआ है। ठीक है जी सर, ये जो आम इसके लटका हुआ है ना, ये एग्रीकल्चरल मतलब ये इस वक्त जो है ना, ये एक मुकम्मल बायोलॉजिकल एसिड है। ठीक है जी, इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जैसे ही आम सर यहाँ से कट के गिरेगा ज़मीन पे, ये सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऐसा ये बन जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये बन जाएगा सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे आम कट के गिरेगा ये बन जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब आपने इसकी सफाई कर दी, इसकी जो टहनी वनी वो काट के इस पर एक ठप्पा लगा दिया अनवर रटोल का। अब ये बन गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट याद रखना सर, ये बायोलॉजिकल एसिड्स IAS 41 में आता है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी IAS 41 में आता है, और सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, ये IAS 2 में जाती है। ठीक है, दरख्त बायोलॉजिकल एसिड IAS 41, गिरा हुआ आम IAS 41 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर साफ सुथरा अनवर रटोल का ठप्पा लगा हुआ आम, बेचने लायक आम IAS 2 इन्वेंट्री। सर याद रखिएगा, ये दरख्त जो बायोलॉजिकल एसिड है, इसको भी फेयर वैल्यू पे कैरी करना है, इसको भी फेयर वैल्यू पे कैरी करना है। फेयर वैल्यू का चेंज PNL में डालना है, इसका मतलब है इसकी इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फेयर वैल्यू पे कैरी होगा, सर उसका चेंज भी PNL में जाएगा, सर इसका मतलब है इस पर भी इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चूंकि IAS 2 है, तो IAS 2 का हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वो IAS 36 के लिए एप्लीकेबल नहीं, उसकी इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट IAS 2 के अंदर ही गिवन है। तो बायोलॉजिकल एसिड दरख्त, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आम, दोनों फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे हैं, दोनों का चेंज PNL में जा रहा है। लेकिन सर बेचने लायक आम साफ सुथरा करके अगर उसको बेच रहे हो तो ये IAS 2 पे जा रहा है। ठीक है जी। अब बताएं सर, EF के बाद G के बाद सर मेरे पास H। सर मेरे पास फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स हैं सर मेरे पास IFRS 9। याद रखिएगा सर, IFRS 9 में अपना इम्पेयरमेंट का क्राइटेरिया अपना। सर इसमें क्या क्या आएगा जरा कोई बता सकते हैं सर? IFRS 9 में क्या आएगा? सर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ठीक है जी, ये चीज़ें आती हैं सर। और सर इम्पेयरमेंट के लिए इसमें अकाउंट रिसीवेबल भी आता है। ठीक है जी सर, इसमें इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज भी आता है। याद रखिएगा सर, इनकी सारी इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स IFRS 9 में गिवन है, IAS 36 अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मेरे पास सर EFGH के बाद आई सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है मेरे पास, वो है सर मेरे पास वो लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने सर दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए खरीदी है, किसी भी दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए। या तो आपने रेंटल इनकम कमाना है, या आपने सर उसको वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए रखा है। वैल्यू एप्रिसिएशन का मतलब सर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा है, और आप इसको खुद यूज नहीं करते हो, ये याद रखिएगा, आप उसको खुद यूज नहीं करते हो। लैंड और बिल्डिंग, ठीक है जी, रेंटल इनकम के लिए लिए हो या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लिए हो, और सर आप याद रखिएगा इसको आप खुद इस्तेमाल नहीं करते हो, तो सर स्टैंडर्ड इसको कहता है या तो आप इसको कैरी करो कॉस्ट पर, मर्जी आपकी, कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करो। अगर कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करोगे तो ट्रीट दिस एसेट एज गुड एज IAS 16 का एसेट, और इसकी इंपेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स IAS 36 में जाके देखो, ठीक है जी। बट अगर आप इसको कैरी करते हो फेयर वैल्यू पे, तो याद रखिएगा सर इसकी फेयर वैल्यू का जो चेंज है
वो पीएनएल में जाएगा। और याद रखिएगा कि सर जो फेयर वैल्यू का चेंज अगर पीएनएल में जा रहा है तो उसकी इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मतलब उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास समरी है सर। अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि मुझे कौन कौन से एसेट्स देखने सर, उसके अंदर IAS 36 के अंदर कौन कौन से एसेट्स देखने, तो याद रखना मेरे पास एक तो पीपी कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों है सर, मेरे पास इंटेंजिबल्स कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों है सर, मेरे पास उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला एक एक करके। ये था सर हमारे पास स्कोप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये फ्यूचर में भी काम आए।